आरतिया के कार्यालय में आपका स्वागत है और हम आज करेंगे बजट पर परिचर्चा। और मेरे साथ मौजूद है आरतिया के तमाम जो प्रतिनिधि हैं जिन्होंने संस्था को खड़ा किया है। प्रेम बियानी जी हैं जिनका एक लंबा अनुभव है औद्योगिक संगठन चलाने का। कमल कंदोई जी हैं और ये सज्जन जसवंत मील जी हैं। इसके अलावा कैलाश जी हैं जो खुद एक विशेषज्ञ हैं और पूरे ग्लोबल ट्रेड को जो समझने वाले हमारे साथ में अजय जी हैं। तो ये तमाम लोग हैं। इसके अलावा और भी प्रतिनिधि थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये आरतिया अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन का कार्यालय है जहां पर ये तमाम लोग हैं और ये जितने भी नाम और चेहरे आपने देखे हैं ये अपने आप में एक संस्था है, विशेषज्ञ हैं और वर्षों से सरकार को औद्योगिक विकास और रोजगार यहाँ डेवलप करने के लिए ये सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं जिनको सरकार अपनी रीति नीति नियम कानूनों में शामिल करते हैं और प्रदेश का विकास होता है। तो आज हम बात करेंगे भजनलाल सरकार के आने वाले बजट की और इस बजट की तैयारी मुख्यमंत्री भजनलाल और उनके साथ वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन तमाम लोगों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अलग अलग वर्गों से बजट पर सुझाव लिए जा रहे हैं और किस तरह का बजट हो, क्योंकि ये पहला पूर्णकालिक बजट होगा। इससे पहले एक लेखानुदान आया था 3 महीने के लिए, लेकिन अब सरकार को इसमें पूरी क्षमता अभी दिखानी पड़ेगी और अपनी कार्य योजना का प्रदर्शन करना पड़ेगा। अजय जी से बात शुरुआत करते हैं क्योंकि अजय जी न केवल यहाँ काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों में भी काम करते हैं और देशों में काम करते हैं। तो अजय जी, अब क्यों बहुत सारी चुनौतियां हैं और ग्लोबल स्तर पर हमको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में राजस्थान को और आगे बढ़ाने के लिए एनआरआई हैं, प्रवासी हैं, उनका सहयोग लेने के लिए ऐसे क्या सरकार प्रावधान करे ताकि ये राजस्थान का विकास हो और ये सब जो लोग राजस्थान से जुड़ना चाहते हैं उनका भी सहयोग लिया जा सके। देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि अभी आज की तारीख में यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन सर्विस सेक्टर को बढ़ाना बहुत जरूरी है और जो प्रवासी भारतीय हैं वो चाहते हैं कि राजस्थान में कोई इन्वेस्टमेंट करें। आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज अवेलेबिलिटी है, इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं, हमारा सुझाव है कि आज की तारीख में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक रिसोर्स मैपिंग होनी चाहिए जहां पर वहां पर रॉ मटेरियल रिसोर्सेज, स्किल क्या अवेलेबल है वो रिसोर्सेज, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर रेडिएशन, वाटर अवेलेबिलिटी, इन सब की कनेक्टिविटी प्लस रेल रोड कनेक्टिविटी, आईसीटी कनेक्टिविटी के साथ वो मैपिंग्स गवर्नमेंट करके देगी। सब इस एरिया में ये वाली इंडस्ट्रीज या ये वाले सर्विस सेक्टर की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर आएगा उसको समय खराब नहीं करना पड़ेगा, प्लस वो पैकेज बनाए कि सब जैसे प्लस उससे ऑटोमेटिक क्लस्टर होंगे। आज की तारीख में यदि आप देखेंगे मेड इन इंडिया करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करना है, तो हमें कंक्लूसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी जिसमें मैं पूरा हैंड टू होल्ड करके गाइड करें कि एग्जैक्टली राजस्थान के लिए किस टाइप की इंडस्ट्रीज, किस टाइप का औद्योगिकीकरण, किस टाइप का सेवा क्षेत्र में आना जरूरी है। तो बाहर के जो लोग हैं वो डेफिनेटली उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे और उनको फोकस लगेगा तो इमीडिएटली रिजल्ट आएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप इन्वेस्ट राजस्थान जैसी करेंगे, फिर वही 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ के साइन हो जाएंगे, फिर मालूम चलेगा किसी को जमीन नहीं मिल रही, किसी को कोई कनेक्टिविटी नहीं मिल रही और मालूम चलेगा 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो उसके लिए तैयारी करने के साथ साथ पहले जो भी डिपार्टमेंट है प्लस इंडस्ट्री के साथ मिलकर आपको पूरा रिसोर्स मैपिंग करके एक पूरा डाटा बैंक तैयार करिए कि किस जगह पे क्या चीज हो सकती है, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, गवर्नमेंट क्या उसको सब्सिडी देगी, इस टाइप का स्ट्रक्चर्ड वे और बिल्कुल क्लियर कट फोकस अप्रोच है वो करना चाहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी आ रही है आज की तारीख में। देखिए, आईटी सेक्टर राजस्थान में बहुत बड़ा हो सकता है, अमेरिका में बहुत बड़े हैं। आज आईटी में हमने बहुत काम किया, मैंने इंडिया सॉफ्टवेयर करवाई थी 2010 में। आज आईटी सेक्टर बहुत बड़ा बढ़ गया, तो आज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या हम जयपुर में कोई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ला सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल कैपेबिलिटी जीसीसी जिसको कहते हैं वो पूरा R&D की तरह से आउटसोर्स हो जाती है और हमारे इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट, साइंटिस्ट इतने काबिल हैं कि यहाँ बैठ के पूरे के पूरे इसके जीसीसी के सोल्यूशन दे सकते हैं। तो इस टाइप की चीजों को प्रमोट करे बिना हम हाई एंड स्पीड पे राजस्थान को प्रमोट नहीं कर सकते। तो मेरा ये सुझाव है कि इन सब चीजों पर सरकार बातें करे। बाकी सब चीजें जनरल होती हैं कि ये होना चाहिए, वो सब चीजें देते हैं, लेकिन बहुत फोकस करके यदि काम किया जाएगा तो राजस्थान बहुत अग्रणी प्रदेशों में शुमार हो जाएगा। धन्यवाद। तो अपने आप ही यदि सरकार ये मंथन करे कि एमओयू होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए लेकिन धरातल पर एमओयू नहीं आते हैं, यदि सवाल का जवाब सरकार तलाशेगी तो जरूर
वो समस्याएं भी सामने आएंगी जिसकी वजह से निवेशक राजस्थान एमओयू करने के बावजूद नहीं आते हैं। तो ये एक बेहतरीन सुझाव है। कैलाश जी हमारे साथ है। कैलाश जी थिंक टैंक है, बहुत सारी संस्थाओं को अपना सहयोग देते हैं। तो कैलाश जी आप बताइए कि ये जो एक बड़ा सवाल इन्होंने भी उठाया था कि इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू होते हैं, एलओआई होते हैं, लेकिन निवेशक धरातल पर निवेश आता नहीं, क्या वजह है इसकी? मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने निवेश प्रस्ताव या एलओई साइन किए हैं उनका प्रॉपर फॉलोअप राजस्थान सरकार के लेवल पर नहीं होता, और उद्यमी या निवेशक जब राजस्थान में आता है, एलओआई एमओयू साइन करके जाता है, और उसके बाद जब वो अपनी डिजायर लिस्ट या विश लिस्ट सरकार के सामने रखता है तो वो कागज जाकर आगे डंप हो जाता है, और इस डंपिंग के कारण हम डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ले पाते। ये मेरा निजी तौर पर मानना है। मैं चूंकि आर्थिक मामलों में ज्यादा दखल रखता हूं और राजस्थान सरकार की जो स्टेट इकोनॉमी है उसका करीब 44 साल से मैं स्टडी कर रहा हूं। 1980-81 में जब जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री थे, उनके बजट में 25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्लस था, 25 करोड़ रुपए, और बजट का साइज था करीब 750 करोड़ रुपए मात्र। अब राजस्थान सरकार के बजट का साइज 3.25 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, लेकिन इस 3.25 लाख करोड़ रुपए में 67,000 करोड़ रुपए का बजट डेफिसिट है, जिसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, और इसकी पूर्ति के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। राजस्थान सरकार 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्जे के तले डूबी हुई है, और ये कर्जा स्टेट की सोवेनिटी के लिए घातक है, ये मैं कह सकता हूं। स्टेट का जो टोटल बजट साइज 3.25 लाख करोड़ रुपए है, इस 3.25 लाख करोड़ रुपए में विकास जिसको बोलते हैं वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का साइज केवल 43,000 करोड़ रुपए है, और बाकी 2.82 लाख करोड़ रुपया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब प्रशासनिक खर्चे। तो मेरा सरकार को ये सुझाव है कि अपने रेवेन्यू हेड की समीक्षा करे। इस 2.82 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू हेड में 90,000 करोड़ रुपए की रकम बतौर सब्सिडी अलग अलग हेड्स में डिवाइड की जाती है, वितरित की जाती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रिको 600 करोड़ रुपए सालाना का प्रॉफिट कमाती है, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर के बजट में 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी रिको के लिए भी रिकमेंड कर दी गई है। तो एक्सपेंडिचर और अनुदान हेड में जो जो रकम इन्होंने सुनिश्चित की है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, और इस वित्तीय घाटे से बचा जाना चाहिए। राजस्थान सरकार के अपने रेवेन्यू सोर्सेज इतने स्ट्रांग है कि हम जीरो डेफिसिट बजट भी प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे विभाग इस तरह के हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, और उनका दूसरे विभागों में विलय किया जा सकता है। एक उदाहरण देता हूं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग 16,000 करोड़ रुपए सालाना का एक्सपेंडिचर है। उस 16,000 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पंचायती राज संस्थानों को सामाजिक न्याय मंत्रालय की योजनाएं संचालित करने के लिए ट्रांसफर की जाती है। शेष उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है। केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विभाग को अलग रखना कोई मतलब नहीं है। 800-900 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? जब पैसा पंचायती राज में ट्रांसफर होना है तो ये हेड पंचायती राज के हैंड ओवर कर दिया जाए। दूसरा उदाहरण श्रम विभाग का। श्रम विभाग के बजट के 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट निर्माण श्रमिक सहायता, इसमें 750 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया हुआ है। निर्माण श्रमिक सहायता हर पंचायत समिति क्षेत्र, हर नगरपालिका क्षेत्र में है, तो इस सहायता के वितरण का अधिकार पंचायत समिति और नगरपालिकाओं को दे दिया जाए। दूसरा है इनका शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम, उस पेटे भी 800-900 करोड़ रुपए विभाग खर्च करता है। हमारे यहाँ जब शिक्षा विभाग है, शिक्षा के तहत तकनीकी शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, तो इस शिल्पकार प्रशिक्षण के काम को या इसका जो बजट है वो बजट उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। बात श्रम विभाग की करें, श्रम विभाग की आज की तारीख में कोई उपयोगिता नहीं है।
कहा जाता है कि श्रमिकों के हितों के लिए ये विभाग काम करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि श्रमिक अपना कोई भी आवेदन लेकर जाता है, श्रम विभाग केवल एक डाकिए का काम करता है और वो शिकायत श्रम न्यायालय को ट्रांसफर कर देता है। इस तरह सरकार अपने विभागों की, उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी तो मेरा ये मानना है कि 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बचा सकेगी और अपने घाटे को। ये सामान्यतः हम इस तरह के कार्यक्रम में जब बातचीत करते हैं तो बहुत लंबी लंबी प्रतिक्रिया बाकी लोग भी बोले तो, और इसमें क्लब ना करें एक सब्जेक्ट को दूसरे में। हम दूसरी बार तीसरी बार भी आपके पास आएंगे तो छोटी छोटी बातचीत, ये एक पैटर्न है टीवी पर इस तरह की परिचर्चा का। फिर भी आप इतना उम्दा और इसने तरीके से आप बता रहे थे तो मैं आपके से माइक हटाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मैं और वापस आऊंगा आपके पास। तो ये बेहतरीन इन्होंने कैलाश जी ने ये सुझाव दिया था कि यदि बहुत से जो ऐसे अनवांटेड डिपार्टमेंट हैं जो बना रखे हैं, यदि उन विभागों को यदि समाप्त करके या एक दूसरे में विलय किया जाए तो 80,000 करोड़ रुपए सरकार के बचाए जा सकते हैं। बहुत ही एक प्रभावशाली इन्होंने एक सुझाव दिया है। आप मील साहब, आप बताइए किस आप सेक्टर से जुड़े हुए हैं और क्या सुझाव देंगे सरकार को? मैं हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ हूं और हैंडीक्राफ्ट के सुझाव टाइम टू टाइम पहले भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन उससे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। पिछली सरकार में शायद आरईपीसी का नाम सुना होगा, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसने एग्जीबिशन भी एक लगाई थी। मसला ये है कि यहाँ के जो उद्यमी हैं, कुछ तो कलाएं विलुप्त हो रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे अभी एक स्कीम आई है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उसको इनहांस करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशन करनी चाहिए। अब जयपुर जोधपुर से बहुत सारे एक्सपोर्टर ऐसे हैं जो सारा तामझाम उठा के नोएडा जाना पड़ता है, तो यहाँ जयपुर में कोई बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर होना चाहिए, बल्कि है, उसमें कोई सब्सिडी हो या कोई सरकार इनिशिएटिव ले या आरईपीसी इनिशिएटिव ले तो एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। इस बार दुख की बात है, आई थिंक 10% का डिप आया एक्सपोर्ट में। राजस्थान के 70,000 करोड़ में से आई थिंक 33,000 करोड़ में से 6 या 7,000 करोड़ यहाँ का एक्सपोर्ट है, जो की बार 6,000 और आ रहा है थोड़ा सा। तो ये डिप को हम तो उम्मीद कर रहे थे बढ़े, लेकिन 10% का उल्टा डिप है इसमें। तो सरकार को सीरियसली इस पे सोचना चाहिए और छोटे जो एक्सपोर्टर है उनके और इंपोर्टर के बीच में एक ब्रिज का काम भी गवर्नमेंट कर सकती है, उद्योग विभाग कर सकता है। तो मसला ये है कि यहाँ तो सरकार ने जोधपुर में एग्जीबिशन लगाई थी और आरआईपीसी ने उसमें जोधपुर में, तो इस तरह के जो प्रदर्शनी हैं क्या ये सहयोग नहीं करते? नहीं कर रहे, इससे फायदा मिला, लेकिन अब वो अदर में लटक गई। अब आरआईपीसी का हमें पता नहीं है क्या है। अब नई सरकार है, मैं आपके कहने का मतलब समझ रहा हूं कि राजीव अरोड़ा जी थे तब उसमें कांग्रेस सरकार के दौरान, अब उसमें कौन, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब वो किस तरह से क्या गठन होता है और देखना पड़ेगा, सरकार की नीतियां हैं। कमल कंदोई जी हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन सरकार को ये बहुत ही संजीदा सुझाव देते हैं हमेशा। इस बार क्या भजनलाल सरकार को आप सुझाव देंगे बजट के लिए? कमल जी। सर, अभी हमने जो लास्ट 2-3 साल में हमने जो ज्यादातर एक्टिविटी की है वो ग्लोबली एक्टिविटी की है। भी ग्लोबली अपने राजस्थान के जो अपने प्रमुख उद्योग व्यापार जो भी हैं उनको अपन ग्लोबल लेवल पे कैसे लेके जाएं। तो जो शॉर्ट लिस्ट करके हमने सारी मीटिंग करके डेलीगेशन करके जो सारी चीजें आई हमारे समझ में, जैसे मिनरल्स में बहुत अच्छा काम हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा काम हो सकता है, अपना मेडिकल टूरिज्म में बहुत अच्छा काम हो सकता है, टूरिज्म में बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये काफी एजुकेशन के अंदर अपन बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। मतलब आप ये देखो कि कई कंट्रियां हैं, जैसे अपन मेडिकल टूरिज्म पे आए हैं। मेडिकल टूरिज्म पे मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत बरसों से इस पर बातें सुन रहा हूं, लेकिन मेडिकल टूरिज्म पर राजस्थान में कैसे काम हो सकता है? और मेडिकल टूरिज्म को जितना मैं समझ पा रहा हूं तो इसका मतलब है कि बाहर से, विदेशों से लोग यहाँ इलाज कराने आए, और उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि जो ट्रीटमेंट क्वालिटी वो बेटर हो, लेकिन साथ ही सस्ता भी इलाज हो दूसरे देशों की तुलना में। तो कैसे संभव है ये? यस, पहले तो मैं इसका एक एरिया बता देता हूँ, स्कोप ऑफ एरिया। अपनी CIS कंट्री से सारी जगह से आ सकता है।
इसके अलावा अपन एशियन कंट्री में बात करें और अफ्रीकन कंट्री में बात करें तो यहाँ से मेडी टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप है। तो सबसे पहले तो हो अपनी आपस में MOU, अपने यहाँ डेलीगेशन जाए, वहां पे डेलीगेशन आए, आपस में हम कैसे यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल होगा। हाँ, अपने को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा, हर जगह पे अपने राजस्थान एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है। किसी भी कंट्री में अपन जाएंगे तो राजस्थान वासियों का अपने को बहुत सपोर्ट मिलेगा और राजस्थान वासी हर कोई चाहता है कि राजस्थान से आपस में कनेक्ट होकर जितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा करें। तो अगर प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए इनके एक्सपर्ट्स को लेके तो अगर अपन करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी भी अफगानिस्तान से और काफी कंट्रियों से, दूर दूर की कंट्रियों से लोग आते हैं, करवाते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्सपर्ट बैठे और निजी भागीदारी के जो प्रूव्ड लोग हैं उनका डेफिनेटली अपन सहयोग लेवें। वो अपन कई मामलों में कहते हैं भाई निजी क्षेत्र में ये चीज जाती है, ये परफेक्ट हो जाती है, तो फिर निजी क्षेत्र के लोग आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके साथ आने के लिए तैयार है, तो जन भाग्यता के साथ आप क्यों नहीं काम को प्रूव करते हो। तो कई अरब देशों से और अफ्रीकन देशों से आते हैं, यहाँ पर मरीज इलाज कराते हैं और खुश होकर और स्वस्थ होकर जाते हैं, लेकिन उसका फ्लो इतना ज्यादा नहीं है जिसको हम कह सके कि मेडिकल टूरिज्म में कुछ सफलता प्राप्त हो रही है। तो आरतिया को स्थापित करने में एक प्रमुख स्तंभ हमारे साथ हैं प्रेम बियानी जी, जो पढ़ते लिखते हैं और साथ ही सरकार को बहुत ही अहम सुझाव देते हैं। इस बार क्या सुझाव देंगे? मुख्यमंत्री भजन लाल ने आपसे सुझाव भी लिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो उद्योग लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। हमारे यहाँ राजस्थान में रीको को बनाया गया जमीन आवंटन करने के लिए, और रीको एक ठेकेदार हो गया, वो जमीनों का व्यापार करने लग गया। रीको को बनाने का उद्देश्य था कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जमीन एक्वायर करेगा और जमीन उद्योगियों को देगा, लेकिन अब वो ऑक्शन करने लग गया। तो ऑक्शन के अंदर रेटें बढ़ती जा रही है, अनाप शनाप पैसा लग जाता है। जमीन प्रोजेक्ट लगाने से पहले उसकी पूंजी तो जमीन में साफ हो जाती है, इसलिए प्रोजेक्ट कम आ रहे हैं। हमने सुझाव दिया है रीको को, सरकार को, कि आप या तो जमीन जो है वो एक्वायर करके उद्योग लगाने के लिए लीज पे दीजिए, इन्वेस्टमेंट मत करवाइए जमीन में, और या फिर जमीन नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर दीजिए। जमीन का व्यापार करना रीको के लिए ठीक नहीं है, इससे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो रीको अपने आप को एक कैटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है, तो ऐसे में वो व्यापार या मुनाफा कमाने वाली संस्था रीको नहीं हो सकती, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि इसमें कि रीको सस्ती कम दर पर जमीनें मुहैया कराएं उद्योगों के लिए। तो ये परिचर्चा फिलहाल जारी रहेगी, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरथिया के इस कार्यालय से बजट पर यह परिचर्चा हमारी जारी है। हमारे साथ कुछ और जो उद्योग और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधि जुड़े हैं, इनसे ये चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि ये पहला पूर्ण बजट है भजन लाल सरकार का और आगे 5 साल तक ये सरकार काम करेगी, तो इसलिए इस बजट से उम्मीदें ज्यादा हैं। आप बताइए, आप किस सेक्टर से संबंधित हैं और आपके सेक्टर को आगे बढ़ाने में ये बजट किस तरह मदद कर सकता है? मैं रियल एस्टेट सेक्टर से हूँ। मैं आशीष सराफ, मैं रियल एस्टेट सेक्टर से हूँ और रियल एस्टेट में सरकार की पारदर्शिता इसको बहुत प्रोग्रेस कर सकती है। इस सेक्टर में क्या है कि डेली मतलब सरकार की तरफ से नए नए कानून लागू होते हैं कि इतने फुट सड़क पे इतनी मल्टी स्टोरी बना सकते हो आप, इतने फुट पे इतने फ्लैट्स बना सकते हो। इसके लिए एक नियम रहे और डीएलसी दरों में लगातार परिवर्तन ना हो, तो एक ग्राहक को भी मतलब सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैं रियल एस्टेट में कोई प्रोजेक्ट परचेज कर रहा हूं तो उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो सरकार से यही आशा करते हैं कि अपने नए बजट में डीएलसी दरों पे पुनर्विचार करके एक समान दर लागू करें। तो रियल एस्टेट की समस्या है डीएलसी दर, और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है कि अगर रियल एस्टेट आगे बढ़ता है और इसमें वृद्धि होती है, डिमांड आती है, तो 300 के करीब ऐसे एंसिलरीज और दूसरी संबंधित व्यापार है, ट्रेड है, वो आगे बढ़ता है। तो महत्वपूर्ण है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए रियल एस्टेट का आगे बढ़ना। डॉक्टर दिनेश गुप्ता है हमारे साथ, जो एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं और एक्सपोर्ट के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत फोकस है और वो चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और आयात पर निर्भरता कम हो। लेकिन ये कैसे संभव है दिनेश जी?
बिल्कुल। एक्चुअली किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ होती है ना, या जो स्ट्रेंथ होती है, वो उसका एक्सपोर्ट होता है। जैसे चाइना का अगर बात करें तो चाइना महाशक्ति है क्योंकि एक्सपोर्ट के बल में। इंडिया में थोड़ी सी ये कमी है हमारी, तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट को एकदम टॉप सेक्टर मान के हुए, टॉप प्रायोरिटी मान के हुए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई पॉलिसीज लेके आए। और क्योंकि मैं गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं ये भी चाहता हूं, हमने पहले भी सरकार को बोला कि टेक्सटाइल पार्क एक बने जयपुर में, जिसमें जीरो से लेके, डाइंग से लेके, प्रिंटिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सारी सुविधाएं एक साथ एक जगह मिले। उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, और सब काम एक जगह होने से। और लॉजिस्टिक में भी थोड़ी सी इश्यू है हमारे यहाँ पे, क्योंकि लॉजिस्टिक में जो टाइम लगता है जाने में, वो काफी टाइम लग जाता है। और चाइना से जो 10 से 15 दिन में माल यूरोप पहुंच जाता है या यूएस पहुंच जाता है, हमारे यहाँ से 40 से 50 दिन में पहुंचता है। तो इस चीजों के बारे में, लॉजिस्टिक के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, और गारमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। और क्योंकि मैं सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेट में हम लोग सस्टेनेबल बिजनेस करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना यही है कि हमको इंडिया को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री मुक्त करना है। और ग्लोबल वार्मिंग तो आप जानते हैं इतनी बड़ी समस्या अभी हो रही है, और अभी हमने देखा कैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है। तो हम सबको इस बात के लिए भी अवेयर करें। सरकार ने कानून बना रखा है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर रखा है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो लोगों का अवेयरनेस और कानून का लागू होना, दोनों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को अवेयर भी करें और कानून की पालना भी निश्चित कराएं। हम लोग व्यापार मंडल को साथ में जोड़ें, उनको इस बात। दिनेश जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो टेक्सटाइल पार्क की घोषणाएं भी केंद्र और राज्य के बजट में हमेशा होती है, और तब भी ये मांग रहती है, टेक्सटाइल पार्क किस तरह का होना चाहिए, क्या विकसित हुआ है अभी तक, स्टेटस क्या है टेक्सटाइल पार्क का? टेक्सटाइल पार्क का जो मेगा टेक्सटाइल पार्क का तो सेंट्रल ने स्कीम निकाली थी। उसमें पहली स्कीम इतनी थी भी पूरे देश में वो 5 टेक्सटाइल पार्क बनाना चाहते थे। उसमें राजस्थान को उन्होंने शामिल नहीं किया था। उस समय राजस्थान की चर्चा चली थी, राजस्थान का नंबर नहीं आया। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इस बार जो सरकार आई है, केंद्र में भी है और राजस्थान में भी सेम गवर्नमेंट है, डबल इंजन सरकार है, तो एक तो टेक्सटाइल पार्क में राजस्थान का सिलेक्शन, और राजस्थान में भी जयपुर का, क्योंकि जयपुर एक टेक्सटाइल का हब है। पूरी दुनिया में जयपुर की अलग पहचान है टेक्सटाइल में। तो टेक्सटाइल हब बनेगा, तो टेक्सटाइल पार्क का मतलब होता है जीरो से ले से कपड़ा, जो यान बनता है, यान से धागा बनता है, धागे के बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसका डाइंग होता है, उसका प्रिंटिंग होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर पैकेजिंग होता है। तो सारी इंडस्ट्रीज एक ही पार्क में, एक ही जगह होने से सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि एक तो लागत कम हो जाती है और सब काम इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक फायदा हो सकता है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, हम लोग बहुत अच्छी रेट में दे पाएंगे, हमारा जो डिलीवरी टाइम है, प्रोडक्शन टाइम है, वो काफी कम हो जाएगा। तो इस तरह के टेक्सटाइल पार्क तो सरकार को तुरंत इसमें डिसीजन लेना चाहिए और इसको मूर्त रूप देने के लिए इसको अमल में लाना चाहिए। तो हम चीज इसको बार बार ये बात कहते हैं सरकार से। तो ये एक्सपोर्टर्स को यदि आप विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना चाहते हैं और आयात पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, तो निर्यात को आपको बढ़ाना होगा। तो इसके लिए ये सुझाव महत्वपूर्ण है। अब हम विष्णु भूत, जो आरतिया के अध्यक्ष हैं, भूत इनके नाम के पीछे है, थोड़ा भय पैदा करता है, लेकिन ये कोमल हृदय और देवता तुल्य आदमी है जिन्होंने ये इतना बड़ा ये संस्थान यहाँ पर खड़ा किया है। विष्णु जी, अपना बिजनेस क्या है और अपनी बिजनेस में ग्रोथ हो, लोगों को ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए सरकार इस बार बजट में क्या प्रावधान करे? मेरा मानना यह है कि डेयरी उद्योग को चारों ओर से हर तहसील वाइज, विधानसभा वाइज उसको बढ़ावा दिया जाए, तो डेयरी उद्योग से रोजगार भी मिलेगा, लोगों को काम भी मिलेगा, और जो पशु आवारा घूमते हैं उनको भी इससे भी निजात मिलेगी। इसलिए मेरा मानना है कि डेयरी उद्योग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा इस बजट में दिया जाए। डेयरी उद्योग में सबसे बड़ा जो मूवमेंट है वो RCDF का है, और डेयरी, इसके अलावा निजी डेयरी उद्योग का जब सरकार के सामने ही एक तरह से प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, तो ऐसे में निजी डेयरी उद्योग को शायद मुझे लगता है सरकार की ओर से उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। निजी डेयरी वाले हैं तो वो भी कोई कम दामों में नहीं बेचते हैं, वो भी सरकार के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर सरकार कोई अच्छी योजना लाए, उनको कोई अच्छे लोन वगैरह दे, तो निजी वाले भी साथ हो सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि सरकार की आपस में प्रतिस्पर्धा हो। किस तरह से और बढ़ावा मिल सकता है इस उद्योग को और क्या प्रयास किए जा सकते हैं?
इसके लिए हर तहसील वाइज, हर विधानसभा वाइज डेयरियां खोली जानी चाहिए। जो दूध की जांच है वो जांच सेंटर बनने चाहिए, और जो दूध के कलेक्शन है वो छोटे छोटे गांव में कलेक्शन सेंटर बनने चाहिए। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी बूथों पे माल पहुंचेगा। तो उससे आजकल देखा जाता है कि छोटे शहरों में भी जो पैकिंग का दूध है उसको यूज करना लोगों की आवश्यकता बन गई है। तो बजट पर ये परिचर्चा थी और यहाँ पर उद्योग और व्यापार के अलग अलग सेक्टर हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ आरटीआई के कार्यालय पर मौजूद थे। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया, अपनी जो संभावनाएं हैं वो जताई है, उम्मीद जताई है कि इस बार बजट में इस तरह से सरकार प्रावधान करे ताकि राजस्थान का औद्योगिक विकास हो सके। बजट पर आरटीआई कार्यालय से इस परिचर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।